साथियों, आज हम बात करेंगे 138 के बारे में, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि 1881 में ये एक्ट बना, ब्रिटिश काल में। जब ये एक्ट बना, क्यों बना? ये चेक बाउंस के द्वारा है। अब इसका मतलब उससे पहले बैंक का जन्म हो चुका था, क्योंकि अवस्था आविष्कार की जननी है और चेक कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है या इसको कोई सेल परचेज किया जाता है। चेक को वित्तीय लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैसे के लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत का सबसे पहला बैंक का नाम था बैंक ऑफ मद्रास। ब्रिटिश काल में इसकी नींव रखी गई। 1843 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। अंग्रेजों ने, क्योंकि उस टाइम हमारे यहां ब्रिटिश काल था, हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों ने इसकी नींव रखी और इसका नाम, बैंक का नाम रखा गया बैंक ऑफ मद्रास। जैसे ही नाम से ही पता लग रहा है कि यह मद्रास के अंदर स्थापित किया गया, जिसको आज की डेट में चेन्नई बोलते हैं। अब जब बैंक ने बैंकिंग स्टार्ट कर दी और चेक का भी जन्म हो गया, वित्तीय लेन देन होना शुरू हो गया, तो चेक, स्वाभाविक बात है कि सैकड़ों सालों से व्यापार होता आ रहा है सारे देश और सारी दुनिया में। तो जो भी आदमी कोई बिजनेस, व्यापार, काम धंधा करता है, तो प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस का नाम बिजनेस है। अगर सिर्फ प्रॉफिट हो तो दुनिया के अंदर कोई भी जॉब नहीं करेगा, हर आदमी बिजनेस ही करेगा। अब जब कभी भी बिजनेसमैन थोड़ा फाइनेंशियल डाउन होता है तो उसकी वजह से उसका चेक बाउंस हो जाता है। जब चेक बाउंस होने लग गया तो उसके लिए एक एक्ट बना दिया गया ताकि बैंक का पैसा सेव किया जा सके। उस टाइम एनबीएफसी का तो जन्म हुआ नहीं था। एनबीएफसी तो अभी 2000 के बाद ही आई है हमारे देश में। अब जब ये चेक बाउंस की धारा बनेगी, ये सिविल का मैटर था। 1988 तक, 1988 तक किसी भी आदमी का जब चेक बाउंस होता था, उसके ऊपर सिविल का केस कर सकता था कोई भी बैंक, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी उस टाइम जन्म नहीं हुआ था 1988 तक। तो सिविल का यानी दीवानी का मुकदमा कर सकता था। 1988 में सरकार ने क्या किया, बैंकों को और भी ज्यादा सेव करने के लिए इसको क्राइम में भी कंसीडर कर दिया। मतलब इसको क्राइम भी माना जाने लग गया चेक बाउंस को। लेकिन सिर्फ क्राइम में इसको कंसीडर नहीं किया गया, सिविल का भी रहा, क्रिमिनल भी रहा, यानी दीवानी भी और फौजदारी भी। क्योंकि चेक बाउंस में अगर किसी आदमी का चेक बाउंस हो गया है तो उसको 2 गुना तक जुर्माना हो सकता है मान्य कोर्ट के आदेश के द्वारा। 1988 तक यही नियम था कि 2 गुना तक जुर्माना हो सकता है। यह नहीं है कि 2 गुना हो ही जाएगा। भाई 10 लाख का अगर चेक बाउंस हुआ है तो हो सकता है जज साहब कहे 13 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, 17.5 दे दो या 20 दे दो। 20 लाख से ज्यादा नहीं, डबल से ज्यादा इसमें जुर्माना प्लेंटी कभी नहीं लग सकते। 1988 तक ये नियम था। अब क्योंकि इसको क्रिमिनल में भी डाल दिया गया 1988 के बाद 1988 में, तो ये धारा अब क्या कहती है कि किसी भी आदमी का अगर चेक बाउंस हो गया तो माननीय कोर्ट के द्वारा डबल प्लेंटी, मैक्सिमम डबल प्लेंटी लग सकती है या 2 साल तक की सजा उसको हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि 2 साल की सजा होगी, 3 महीने की, 6 की, साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, मैक्सिमम 2 साल की। 2 साल से ज्यादा इसमें सजा हो नहीं सकती। अब 50 लाख से कम में मैंने आज तक किसी को 2 साल की सजा होते हुए नहीं देखी और ज्यादातर इन केसों में प्लेंटी ही लगती है। अब जब चेक बाउंस का केस लोगों के ऊपर रजिस्टर्ड होने लग गया, अब क्योंकि ये क्राइम में भी कंसीडर कर दिया गया, 1988 से पहले इसमें बेल करवाने की जरूरत नहीं थी, जमानत करवाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन 1988 के बाद क्योंकि इसको क्रिमिनल में भी कंसीडर कर दिया गया, तो इसमें अब आज की डेट में इसमें 1988 से लेके आज तक इसमें बेल करवानी पड़ती है, जमानत इसमें आपको करवानी पड़ती है। लेकिन इसमें तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाती है, तुरंत बेल मिल जाती है। यह जानबूझ के साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेने के लिए आपके चेक बाउंस को अदर स्टेट में करते हैं, क्योंकि चेक बाउंस की जो धारा है वो ये कहती है कि चेक बाउंस जहां भी होएगा,
जिस ब्रांच में होएगा, जिस स्टेट की, जिस डिस्ट्रिक्ट की जिस ब्रांच में होएगा, तो वो ब्रांच जिस जज के अधिकार क्षेत्र में होगी उसी कोर्ट में केस चलेगा। अब इनके लिए तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के लिए तो सारा देश एक गांव है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गोवा से लेके गुजरात तक काम कर रहे हैं। ये जानबूझ के, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका चेक बाउंस मुंबई में कर देंगे, मुंबई में रहते हैं तो गुजरात में कर देंगे, अहमदाबाद करते हैं ज्यादातर, गुजरात में रहते हैं तो कलकत्ता कर देंगे, ताकि ये आदमी परेशान हो जाए। क्योंकि जब मैंने क्या कहा, जहां पे चेक बाउंस होगा तो वहीं केस चलेगा, जमानत भी वहीं करवानी पड़ेगी। अब कोई आदमी दिल्ली रहता है और मुंबई में उसके ऊपर केस होगा तो लगभग 1.5 किलोमीटर उसको जाना पड़ेगा और उसको वहां जमानत करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर एक बार आपने जमानत ले ली, बेल ले ली, तो फिर दामनी फिल्म देखना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लग जाते हैं। यही कारण है कि ये इतनी जल्दी आपके ऊपर चेक बाउंस का केस करते नहीं, बोलते रहते हैं चवन्नी छाप, क्योंकि इनको पता है कि इसको घर बैठे बैठे डरा ले, धमका ले। अगर ये एक बार घर से बाहर निकल गया या इसने घर बैठे बैठे डिसेंट एडवाइस ले ली तो सारा बंडा फूट जाएगा। इनका चवन्नी छापों का यमराज यही है अमरदीप कादियान, जो लोगों को राइट्स बता रहा है, उनके अधिकार बता रहा है और डर को खत्म कर रहा है, फियर को खत्म कर रहा है। डर का संबंध है किस चीज से? अंधेरे से है, अज्ञानता से है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सड़क पे चल रहे हैं और उस सड़क पे 50 आदमी चल रहे हैं, उस पे अंधेरा है, डार्कनेस है, रोशनी नहीं है, रात का टाइम है, तो स्वाभाविक बात है, नेचुरल है कि आपको उस पे डर लगेगा। अगर उसी सड़क पे आप दिन के टाइम चल रहे हैं, सनलाइट है, या रात के टाइम भी चल रहे हैं, बहुत सी लाइटें जली हुई हैं और उस पे सिर्फ 5 आदमी चल रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अज्ञानता के कारण डर लगता है। जब अपने राइट्स नहीं पता तब डर लगता है, जब राइट्स पता लगेगा, जब सूरज की रोशनी सनलाइट हो जाएगी तो फिर डर खत्म। अब अमरदीप कादियान क्या कर रहा है? लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर निकाल रहा है। लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से आत्महत्या करनी पड़ रही है। लाखों आदमी आत्महत्या कर चुके हैं हमारे देश में और करोड़ों आदमियों को इन चवन्नी छापों ने आत्महत्या की कगार पे पहुंचा दिया, सुसाइड करने की वो सोच रहे हैं। लेकिन अमरदीप कादियान लाखों लोगों को सुसाइड करने से बचा चुका है और होपफुली, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं हमारा चैनल पे, जिस पे आप मुझे देख रहे हो, डिसेंट एडवाइस पे या फेसबुक पे आप मुझे देख रहे हो, तो हमारा अमरदीप कादियान के नाम से मेरी आईडी है, या आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिसेंट एडवाइस के नाम से है। एक हमारा इंस्टा हैंडल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे हजारों आदमी हर रोज नए जुड़ जाते हैं। तो होपफुली जैसे जैसे मेरी आवाज ज्यादा आदमियों तक पहुंचेगी तो मैं करोड़ों आदमियों को भी साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर निकाल सकता हूं। आत्महत्या करने के लिए जो मजबूर हो गए हैं, जो सुसाइड करने की सोच रहे हैं, वो फ्यूचर में कभी भी सुसाइड करने के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आपके मन में भी ऐसा विचार आ रहा है तो आप एक बात समझिए, अभी आप फाइनेंशियल डाउन है, अभी आपके बच्चों को कितनी प्रॉब्लम आ रही है, जिस दिन आप बीच में से हट जाएंगे तो 1000 गुना ज्यादा और उनको प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आप तो डेथ हो जाएगी, लेकिन आपके बच्चों की फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी, जीते जी उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि किसी आदमी की डेथ होने के बाद ना तो बिजली का बिल फ्री होता, ना गाड़ी में तेल फ्री डलता, ना स्कूल वाला फीस छोड़ता। तो आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार में या मोहल्ले पड़ोस में, गांव में, तहसील में, कस्बे में, शहर में किसी की तो डेथ हो जाएगी। जिसकी डेथ होगी उसके बच्चों को किसने पैसा दे दिया? जवाब है किसी ने भी नहीं। तो आपके बच्चों को कौन पैसा दे देगा? जवाब है कोई भी नहीं। अरे अमरदीप कादियान से ज्यादा अमरदीप कादियान के बच्चों को प्यार कौन कर सकता है? दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है। अगर अमरदीप कादियान आज नहीं रहा, चाहे भले मैं ई रिक्शा चला रहा हूं, जो मैं ई रिक्शा चला के अपने बच्चों का लिविंग स्टाइल मेंटेन कर रहा हूं, तो क्या मेरा सगा भाई वैसे ही उनको मेंटेन कर देगा? जवाब होगा नहीं। क्यों? उसके अपने बच्चे हैं। क्या मेरा सगा साला उनको इसी तरीके से उनका लाइफस्टाइल मेंटेन कर देगा? जवाब होगा नहीं, क्योंकि उसके भी अपने बच्चे हैं। अरे भाई, जब सगा भाई और सगा साला नहीं पाल सकता तो दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो इनका पालन पोषण
कर देगा। तो जिस दिन ये बात आपने सोच ली तो कभी भी जिंदगी में आपके मन में सुसाइड का ख्याल ही नहीं आएगा। ये बातें मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, ना ही ये कहीं लिखी हुई है। बी प्रैक्टिकल, ये जीवन जीने से आती है, लोगों की साइकोलॉजी पढ़ने से आती है। तो आप डरे घबराए नहीं, सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, एक चेक बाउंस के नोटिस को। अब सवाल यह है कि आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है। आरबीआई कभी ऐसी कोई गाइडलाइंस इशू नहीं करता कि इसके ऊपर 138 का केस कर दो या ना करो। यह बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अपने विवेक पे निर्णय लेना होता है कि वो आपके ऊपर चेक बाउंस का केस करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपने कैंसल चेक दिया है तो चेक बाउंस का केस आपके ऊपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैंसल चेक जो है वो एक पहचान के लिए आपकी आइडेंटिटी है, उसके अलावा उसके ऊपर कभी चेक बाउंस का केस नहीं होता। अगर आपने चेक दिया ही नहीं, ईसीएस से आपकी पेमेंट जा रही है, तो आपके ऊपर चेक बाउंस का केस नहीं हो सकता। आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस हो सकता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, एक चेक बाउंस को जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं और कानूनी भाषा में एनआई एक्ट भी बोलते हैं, 138 जिसको बोलते हैं। उसमें अगर उसको इग्नोर करेंगे तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए आपको मिनिमम जेल में जाना पड़ सकता है। लेकिन वैसे तो 99% चवन्नी छाप फेक नोटिस भेजते हैं। फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा जो नोटिस आपके पास आया वो फेक है क्या जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है तो सारे देश की कोर्ट ऑनलाइन हो चुकी है, अपने फोन में ई कोर्ट लोड कर ले और ई कोर्ट लोड करके आपको घर बैठे पता लग जाएगा कि आपके ऊपर केस हुआ है या नहीं हुआ है तो कौन सी स्टेट में हुआ है। अगर हो गया है तो इसमें तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाती है, बेल मिल जाती है, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है तो उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करें। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रैन रख के इनसे लैब करवाया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, होम लोन लिया, सीसी लिमिट करवाई, ऑडी लिमिट करवाई, अन्य किसी तरह का कोई भी लोन लिया है, उसको ये ऑक्शन कर देंगे, उसकी सेल कर देंगे, उस प्रॉपर्टी को कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेच देंगे, अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता। जैसे ही अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आए तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कि वो कितने करोड़ का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत परेशानी आपको आ रही है, आप अपनी प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से भी उसका बचाव कर सकते हैं। अगर आप कोई केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। अगर 20% से पैसे आपके कम रह गए हैं तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट नहीं लग सकता। अगर 50% से ज्यादा पैसे आपके जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, यह भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का कोई नोटिस आ रहा है, आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है, 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉर्ड नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।